विधायकों और स्वतंत्र विधायकों ने मुझे सूचना दी है कि किस प्रकार से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। एमपी में रिजल्ट से पहले सत्ता की जाजम बिछने लगी है। दोनों ही दलों को आसार नेक टू नेक फाइट के लगते हैं। हालात कुछ 2018 जैसे बनने की संभावना है। इसे मैनेज करने बीजेपी पहले से सतर्क है, तो कांग्रेस भी चौकस होकर जुट गई है। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर उनके विधायकों से संपर्क करने के आरोप लगाए। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कमलनाथ पर इस तरह की परंपरा शुरू करने का आरोप तो लगाया ही, ये भी कहा कि कमलनाथ बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं तो कमलनाथ लेके आए, लेकिन बाहरी कांग्रेस वो करे तो मैनेजमेंट, और हमारे पास कोई मन से आ जाए तो वो खरीद फरोख्त। मैं बीजेपी को एक बीमार पार्टी समझता हूँ। जो लोग गंदगी फैलाते हैं या जो गंदी व्यवस्था को खराब करते हैं, अगर आपका एक ही मूल उद्देश्य है लोगों को खरीदना, तो आप क्या प्रशासन दे रहे हो? एक दूसरे के विधायकों के साथ एसपी, बीएसपी और निर्दलीय पर भी लामबंदी शुरू हो गई है। शुक्रवार को बीएसपी और निर्दलीय विधायक मंत्री के बंगले पर पहुंचे थे। उसके बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई। कांग्रेस ने भी एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के साथ होने का दावा किया। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता देने की बात भी कही। साथ ही बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने का दावा भी कर दिया। बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों का समर्थन इसलिए हमारे साथ रहेगा, जो तवज्जो बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों को मिलना थी, वो तवज्जो भाजपा ने उन्हें दी नहीं। बीजेपी के बहुत सारे विधायक हैं, संख्या बताना ठीक नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। अगर दिवाली पर कोई मिठाई खाने आना चाहता है तो स्वागत है। माना जा रहा है कि दावों और प्रतिदावों के बीच इस लड़ाई में बीजेपी के धुरंधर नरोत्तम मिश्रा और अरविंद भदौरिया जैसे योद्धा पर्दे के पीछे से जुटे हुए हैं, तो पर्दे के सामने है मंत्री भूपेंद्र सिंह। बीजेपी की इस टीम ने पहले भी सत्ता में वापसी के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ टीम कमलनाथ भी एकजुटता से कमबैक की कोशिश में लग गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसे माहिर खिलाड़ी हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा 10 नवंबर के नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन उसके पहले प्रदेश में एक बार फिर बड़ी सियासी उठापटक के आसार दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के लिए 2018 मिशन इम्पॉसिबल की तरह ही था, और इस मिशन इम्पॉसिबल में संख्या गणित में पीछे रहने के बाद भी कांग्रेस बीजेपी से कुछ आगे थी, और इसी कुछ आगे का एडवांटेज लेकर उसने अपनी सरकार बनाई। और चूंकि ये अंदाज़ा शुरू से था कि बहुमत दोनों ही दलों के पास नहीं है, तो खींचतान हुई और उसके चलते सरकार भी गिरी। अब फिर जब हम 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे के दरवाजे पर खड़े हैं, तो फिर जो हमें पिक्चर मिल रही है वो बड़ी दिलचस्प है। एक मध्य प्रदेश के एक बड़े प्रिंट मीडिया के ग्रुप का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि बीजेपी को करीब 14 से 16 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस को करीब ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैनिक भास्कर बोल रहा है 14 से 16 बीजेपी को और 10 से 13 कांग्रेस की बात कर रहा है। और आज तक की बात करें तो वो 16 से 18 की बात कर रहा है बीजेपी के लिए, और 10 से 12 की बात कांग्रेस के लिए। बहुमत के लिए जैसा आप जानते हैं 9 सीटें चाहिए बीजेपी को और 28 सीटें चाहिए कांग्रेस को। अगर इन एग्जिट पोल को हम माने कि ये नज़दीक हो सकते हैं नतीजों के, तो इसके हिसाब से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन कई बार चूंकि ये आंकड़े 2018 की हूबहू कहानी कह रहे हैं, जिस तरह 4-5 सीटों का अंतर उस समय था, वैसे ही 4-5 सीटों का अंतर इस समय है।
हो सकता है बाजी पलट जाए, उस समय बीजेपी पीछे हो गई थी, इस समय कांग्रेस पीछे हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीछे होने पर भी क्या कैप्टन कमलनाथ पीछे होंगे, या वो ये मान लेंगे कि अगर हमारी 12-14 सीटें हैं तो हमें एक अटेम्प्ट और मारना चाहिए, जैसा बीजेपी ने मारा बहुमत से 5 सीटें पीछे होने के बाद भी। और अगर ये सिचुएशन होगी तो क्या फिर हम इस्तीफों का दौर देख सकते हैं? क्या हम फिर जोड़ तोड़ की राजनीति को देख सकते हैं? और इसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। अगर जैसा मिठाई खाने की बात वीडी शर्मा कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से दावा है कि आधा दर्जन वरिष्ठ विधायक बीजेपी के हमारे संपर्क में हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन ना हो साहब, ये किसी भी पार्टी के लिए मिशन पॉसिबल बने, ऐसी हमारी शुभकामना है। और 10 नवंबर मध्य प्रदेश की तकदीर को एक स्टेबल पॉलिटिक्स की तरफ ले जाए, आज इसी पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। इंदौर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन प्रकाश जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। हर्षवर्धन जी, पहली टिप्पणी आपकी। मिशन इम्पॉसिबल, मिशन पॉसिबल बीजेपी के लिए तो दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों की मैं बात करूं तो जो ये माना जाता है कि सत्य के नज़दीक काफ़ी होते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की दूरी है बीजेपी से वो भी कोई बहुत कम नहीं है। हालांकि बहुमत से उसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाएगी, करीब करीब अगर वो 13-14 सीटें भी हासिल करती है या 1 दर्जन सीटें हासिल करती है, तब भी उसकी दूरी 14-15 सीटों की, 16 सीटों की रहेगी। लेकिन जोड़ तोड़ के लिए क्या फिर भी विकल्प खुले रहेंगे? तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में हम ये खींचतान देखते रहेंगे? क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल के इन अनुमानों के आधार पर अगर मैं आपकी राय लूं। जी, जैसा कि आपने कहा कि एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी ने क्लीन स्वीप नहीं किया है, सुपड़ा साफ करने वाली स्थिति नहीं है, और अंतर जो है सीटों का बहुत ज़्यादा नहीं है, बशर्ते कि बीजेपी को थोड़ा सा कम जोर लगाना है सरकार में बने रहने के लिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की सत्ता गई और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह उस समय से बड़ा झटका खा के बैठे, और उनके लिए कहीं न कहीं अपने सियासी वजूद का भी सवाल है, तो मुझे लगता है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि बीजेपी के पाले में जो विधायक है उनके पाले में आ जाएं। तो जोड़ तोड़ की गुंजाइश बनी हुई है, और जहां तक एग्जिट पोल के जो रुझान है वो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल जो एक स्टेबिलिटी है वो अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है, और अंतिम वक्त तक दोनों ही दल अपनी अपनी ताकत लगाने पीछे नहीं रहेंगे। रजनीश जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं अब्बास हफीज साहब की तरफ आऊंगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जमीनी आकलन है, जो चुनाव के काम में लगे कार्यकर्ताओं का मत है, जो जनता से मिलके आए हैं, जनता के बीच में लंबे समय से काम कर रहे थे, और अभी जो एग्जिट पोल, 2 तो बड़े हाउसेस के एग्जिट पोल हैं, बाकी इंडिविजुअल लेवल्स पर कुछ लोगों ने किए हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने डाले हैं, यूट्यूब पर या कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो उनका जो आप आकलन करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। वही हमारा सोच है, ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। हमें बहुमत के लिए महज 8 विधायकों की जरूरत है। अगर 28 के परिणाम आ जाएं तो, बहुमत में तो अभी भी है, लेकिन 28 के परिणाम आ जाने के बाद भी, तो उससे दुगुने तिगुने विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की होगी, और ये 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। अब ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? वो केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि जस्टिफिकेशन क्या होगा, क्योंकि इस समय कमलनाथ जी का केंद्रीय नेतृत्व के साथ में जिस प्रकार का झगड़ा है, जिस प्रकार की बड़ी लाइन खींच चुकी है, वो सबने देखी है। और उसके पहले भी लोगों का आकलन, आप मीडिया के लोगों का आकलन बहुत स्पष्ट रहा है, अलग अलग कारणों से रहा है। मुझे लगता है कि इस कारण उसका जस्टिफिकेशन देने की कोशिश हो रही है। जो आने वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति है, वो उसमें भी 10 के बाद में परिलक्षित होगी। वो इसलिए इतनी रस्साकसी 10 तक की है, बाकी कुछ उससे होने जाने वाला नहीं है। क्या कहेंगे अब्बास हफीज साहब? देखिए रजनीश जी, ये भूल रहे हैं शरद जी कि जब एग्जिट पोल 2018 के आए थे तब हमें कोई बहुत बड़ा बहुमत देते हुए क्या, हमें तो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर दिखाया था।
मतलब हम तो ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आ रहे थे। जो हालात दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल के अंदर, 1-2 सी वोटर को छोड़ के अगर कहा जाए तो सारे के सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी सत्ता में वापस रहेगी, बाकी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी 3 डिजिट तक भी नहीं पहुंचेगी। तो हमने वो 2018 का दौर भी देखा जब सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। कमलनाथ जी की लहर चली, कांग्रेस की लहर चली, और उस लहर के अंदर पूरे एग्जिट पोल भी धराशायी हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी क्या हालत हुई थी हमने देखा था। क्योंकि जब जनता मैदान में होती है तो वो जनता बहुत जागरूक है आज, और चंबल क्षेत्र की जनता हो, मालवा की हो, कहीं की भी हो, वो जनता जब लोग बात करने जाते हैं तो अपने कार्ड्स, इस बार एक बात कही जा रही थी हर व्यक्ति की तरफ से कि पब्लिक अपने कार्ड्स नहीं खोल रही है, जनता अपने मन की बात नहीं बोल रही है, जनता कहीं ना कहीं अपने अंदर रखी हुई है। देयर इज एन अंडर करंट, ये बात कही जा रही थी कि अंडर करंट है और अंडर करंट किस ओर जाने वाला है वो लोगों को समझना है। वो अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया था 2018 में भी। जनता ने उनको नहीं चुना जिन लोगों ने उनके ऊपर भारी बिजली के बिल डाले, जिन लोगों ने कृषि कर्जे की माफी की बातें तो करी कि इस पार्टी ने नहीं करी, इनकी सरकार ने नहीं करी, अपना वादा 2008 का भूल के खुद भी नहीं किया और उस योजना को बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों से जनता का पहले भी गुस्सा था। इस जनता ने हमें नहीं बाहर किया था, जनता की जगह पे जनता के साथ विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देके हमको बाहर किया। शिवराज जी कह रहे थे एक नई परंपरा डाली है कमलनाथ जी ने, जोड़ तोड़ की। अरे जोड़ने की जो राजनीति होती है वो तो सब करते हैं गठबंधन की, पर तोड़ने की राजनीति बीजेपी ने करके दिखाई। जिन 22 ने तोड़ा उनमें से 14 को मंत्री बनाया। ये सारी चीजें जनता ने देखी। मैं फिर एक ही बात कहूंगा, हमने ये एग्जिट पोल बहुत देखे हैं, एग्जिट पोल आपने भी बहुत देखे, रजनीश भाई ने ये बहुत देखे, हर्षवर्धन जी ने ये बहुत देखे, पर ये एग्जिट पोल 2018 के धराशायी हो गए थे। 2018 के अंदर हमने देखा, चलिए बिहार की बात कर लीजिए। बिहार के अंदर ओपिनियन पोल्स क्या कहते थे कि 40 सीटें 60 सीटें महागठबंधन को, कांग्रेस आजाद गठबंधन को। आज सारे एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, क्या रजनीश जी उनसे सहमत हैं? अगर रजनीश जी एग्जिट पोल से सहमत हैं तो मैं मानता हूं कि रजनीश जी इस बात को मान चुके हैं कि बिहार में इनकी सरकार जा चुकी है। हर एक एग्जिट पोल, इनके चहेतों के एग्जिट पोल भी जो होते हैं उनके अंदर भी बीजेपी और जो जनता दल है उसकी सरकार गिर गई है। क्या कहेंगे उस पर? ये बोलिए रजनीश जी, एक संक्षिप्त रिएक्शन आपका। पहली बात तो ये है कि मैं बार बार आपके चैनल पर भी कई चुनाव मैंने चर्चा किए हैं, और मैं इस चाहे वो पोस्ट पोल हो या प्री पोल हो, इसको मैं एक साइंस मानता हूं, एक साइंटिफिक विधा है, वैज्ञानिक विधा है सर्वे की, इसलिए विधा को कभी गलत नहीं मानता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये विधा चूंकि सैंपल सर्वे की है, इसलिए कितने नजदीक, और चूंकि हमारा एक जो सोशल कंपोजिशन है बहुत अलग प्रकार का है, उससे कितने करीब जाके किया है इस पर डिपेंड करता है। आप कई पुराने एग्जिट पोल उठाकर देख लीजिए तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, और वो आपको एक ट्रेंड शो करता है। बिहार को इंडोर्स कर रहे हैं ना आप, बिहार को ये बार बार जानना चाह रहे हैं अब्बास हफीज साहब कि आप बिहार को इंडोर्स कर रहे हैं ना एग्जिट पोल में। सत्ता गिरा दी आपके एग्जिट पोल में। कई सारे जो एग्जिट पोल हैं, और कंपोजिशन की बात में कि आज 3 और 4 घटक के तौर पर बिहार में भी चुनाव हुआ है, वो कितना चिराग पासवान जी को मत दे रहे हैं, कितना बाकी कांग्रेस के साथ में महागठबंधन है, जेडीयू के साथ में हम हैं, तो वो आगे आने वाले समय में प्रकट हो जाएगा। और ये उपचुनाव में है 28 है, और इसको लेकर एग्जिट पोल आया है, इसको लेकर पहली बार मुझे लगता है जनाब या 200 एग्जिट पोल होता है। 28 विधानसभा उपचुनाव को लेकर है, तो मुरैना में क्या होने वाला है ये हो सकता है कि कांग्रेस, वहां भी एग्जिट पोल पूरे के पूरे संभागों के हिसाब से ही बांट के दिखाए गए हैं, और जब उसका गुणा किया है तो आपकी सरकार गिर गई उन एग्जिट पोल के अंदर। आज ही आए हैं 125 महागठबंधन को मिल रहे हैं, आप 100 के अंदर। सुन लीजिए उनकी बात सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए रजनी जी। ये भले ही कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता मुरैना जिले में क्या होगा, ग्वालियर जिले में क्या होगा, शिवपुरी जिले में क्या होगा, और मालवा और निमाड़ में क्या होने वाला, बुंदेलखंड में क्या होने वाला ना कहें, लेकिन मुझे लगता है कि जो जमीन से जुड़े रहे हैं, जो अपने संवाददाता और स्ट्रिंगर्स की फीडबैक लेते रहे हैं, वो बखूबी इस बात को जानते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ये संख्या जो आज आ रही है, ये आप एग्जिट पोल से सहमत रहते हैं ना, हो गया हो ऐसा तो बिहार के अंदर बधाई दीजिए हमको, आप एग्जिट पोल से सहमत है ना, और इसलिए ये साइंस है, विधि है, विधानसभा उपचुनाव साइंस है। अब्बास जी बीच में मत बोला करो ना भाई साहब, आप उसके ऊपर जवाब तो दीजिए। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि बिहार का एग्जिट पोल माइक्रो लेवल पे हुआ यहीं की तरह, आप सहमत हो तो बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बताइए रजनी जी। और ये बधाई भी चाह रहे हैं बिहार पर आपकी? नहीं, मैंने कहा आपसे, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने बात यहीं से शुरू की कि हम एग्जिट पोल को एक साइंटिफिक विधा मानते हैं,
इससे इनकार नहीं करते। इसमें कितने करीब जाके सोशल कंपोजिशन जो है कितने करीब जाके हुआ उसके ऊपर निर्भर करता है जी। इसमें कई बार कई प्रकार के अंतर आए होंगे, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड करते हैं। मैं पहले शुरुआत में ही मैंने कहा, अब इसको आप अलग अलग ढंग से ऐसा कहिए तो थोड़ी चलेगा ना। ठीक बात है, जैसा अब्बास हफीज साहब चाह रहे हैं वैसा कैसे बोल देंगे रजनीश जी भाई। हर्षवर्धन जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक चीज़ कही जाती है कि कई बार आप चीज़ों को जब एक तरह से होते हुए देख लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसी परंपरा या उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ जाने वाले कांग्रेस के विधायकों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ट्रेंड सेट कर दिया है, लेकिन कुछ नेताओं को ज़रूर ये लगा होगा दोनों ही पार्टियों में कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपकी योग्यता जो भी हो वो भी बलाए ताक है, आपके पास क्या स्थितियां हैं, आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये भी बलाए ताक है। लेकिन अगर एक मौका है और उस मौके पर आप चौका लगा देते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत है। जो भी सरकार बनेगी, जैसे एग्जिट पोल लाइकली बिल्कुल दिखा रहे हैं कि बीजेपी टेक ओवर करेगी, आराम से चलाएगी। लेकिन क्या बीजेपी के विधायक जो हैं वो, क्योंकि कहा भी जाता है कि चरित्र की परीक्षा तभी होती है जब प्रलोभन सामने हो, प्रलोभन जब तक सामने नहीं है तो हर व्यक्ति साधु है, लेकिन जब चरित्र के सामने प्रलोभन आता है तो व्यक्ति बताता है कि मेरी चरित्र की माटी कितनी मजबूत है। क्या आपको लगता है आगे जाके हमें ये अदल बदल फिर दिखेगा मध्य प्रदेश में? जी हर्षवर्धन जी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में मौका परस्त सियासत के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है इस प्रदेश के लिहाज से। और 2023 में जब अगली बार विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, तब तक जिस भी पार्टी की सरकार बन जाए, अगर यही सिनेरियो हमको दिखाई देता है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो फासला कोई बहुत बड़ा लंबा नहीं होता। राजनीति में नैतिकता किस चिड़िया का नाम है, ये तो आपके और हमारे विचार का विषय है। कोई नेता विधायक एक पार्टी के झंडे पे लड़ता है, जीतता है और अचानक दूसरी पार्टी का ऑफर स्वीकार करके पलटी मार देता है, ये हमने कई बार देखा है। तो मध्य प्रदेश, जो कि मोटे तौर पे दो ध्रुवों के बीच में रहा है सियासत के, और अब एक नया ध्रुव जिसको हम कहें अवसरवादिता, वो भी इसमें शामिल हो गया है। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 तक का जो समय है बहुत क्रूशल है, और इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य मुझे नहीं होगा कि कुछ और केसेस दल बदल के हम लोग देखें। रजनीश जी, आप बिल्कुल असहमत इससे हो सकते हैं और उसके मजबूत आधार भी हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कई मसले ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी सोच या पार्टी अपनी, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा और पंजाब की बात करूंगा, आपके दो बहुत भरोसेमंद विश्वसनीय दल कारण राजनीतिक रहे, शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर छिटकी और किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर अकाली दल छिटका। तो ये कोई ना कोई कारण तो बन ही जाता है कि जो आपका सबसे प्रिय पात्र भी होता है वो भी छिटकता है। आपके यहाँ भी ये माना गया कि ऐसे विधायकों की संख्या है वरिष्ठ जो 4-4 बार के विधायक हैं और चाहते हैं कि उनको यथोचित मंत्री के रूप में उन्हें सम्मान मिले। हो सकता है कांग्रेस की उम्मीद वो हो, तो एक परीक्षा की घड़ी तो है, और जैसा मैंने कहा कि चरित्र कितना मजबूत है प्रलोभन आने पर पता चलता है। जी देखिए, बिल्कुल है, तो ये प्रलोभन का दौर है, और जो प्रलोभन दे रहे हैं तो उसके बाद में परीक्षा, परीक्षा के बाद में परिणाम, तो परिणाम के बाद में तो मुझे लगता है एक दृष्टि कायम होनी चाहिए। और जो बात कर रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं बिल्कुल असहमत हूं कि राजनीति में आपने कहा कि नैतिकता होती कहां है, परवाह नहीं की जाती। राजनीति तो वो है कि हर 5 साल में जनता के बीच में जाती है, जनता के बीच में चुन के वहां से लोग आते हैं। हमें अपने कई मामलों में, ऐसे मामलों में जो हमारी निजी जिंदगी से जुड़े होते हैं, वो जनता के बीच में वो बहस का मुद्दा बन जाते हैं। तो राजनीति तो वो होती है। राजनीति तो राजनेता तो कई बार उस पर परखा जाता है, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा का हो। इसलिए कोई पाकिस्तान से आके चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति भाजपा में या भाजपा का व्यक्ति कोई कांग्रेस में, तो इसलिए देश की मतदाता सूची के अनुसार गया है, उसका अपना मत हो सकता है। उसके लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या? उसके संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? और रही बात विचारधारा की, तो जो नमूदरी पात थे, कम्युनिस्ट रहे जिंदगी भर, बाद में उनकी विचारधारा बदल गई। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति और राजनेताओं को कोसना
और नैतिकता के तकाजे पर उनको इस प्रकार से बताना, मुझे लगता है, क्षमा करिएगा, ये अच्छी बात नहीं। हर्षवर्धन जी हर्षवर्धन जी सर जी। मैं आपको रजनीश जी एक घटनाक्रम याद दिलाना चाहूँगा जो कि 2019 जुलाई का है। आप ही के पार्टी के दो विधायक जिनका नाम नारायण त्रिपाठी और शरद कोल है, एक विधेयक पेश हुआ था कमलनाथ सरकार में जिसका नाम था दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2019। इस विधेयक के पक्ष में आपकी पार्टी के दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार का सपोर्ट किया था और नरोत्तम मिश्रा का बयान आया था कि खेल कांग्रेस ने शुरू किया है, खत्म भाजपा करेगी। तो ये आपकी पार्टी के विधायक कैसे विचारधारा से दूर हो गए साहब? रजनी जी, आपको पता होगा, जानकारी होगी कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इन बिल का सपोर्ट किया था। ये रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड, कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सपोर्ट करती है। तो विचारधारा तो उन दो विधायकों की और भारतीय जनता पार्टी की एक थी। उन्होंने कुछ बयान दिए थे उसके बाद। और अगर नीति मुद्दों पर बात करें, उन्होंने कहा कई मामलों पर हो सकता है एक बहस बयानबाजी हो सकती है, मैं बड़ी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। और उस बड़ी परिप्रेक्ष्य में हम नैतिकता और अनैतिकता के तकाजे पर अगर तोलने लगे तो मुझे बहुत मुश्किल होगा। आप राजनेताओं को समग्र तौर पर अनैतिक ठहरा दें और मुद्दों पर विचारधारा, मैंने कहा कि जनता हमें चुन के भेजती है साहब, हर 5 साल में कई बार बीच में भी जाते हैं। तो अभी भी जनता की 28 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए ना, हम सही हैं गलत हैं जनता तय करेगी। तो ऐसा मत कहिए कि हम सब अनैतिक हो गए, जनता तय करेगी ना। अगर हमने गलती हमसे हुई होगी तो जनता हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन नैतिकता का पैमाना तो आपके पास भी होगा ही रजनी जी, और बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है। नैतिकता के लिए भी रेफरी जनता को बनाना तो उचित नहीं होगा। आप लोगों के अपने नैतिकता तो सामाजिक मूल्यों के आधार पर तय होती है सर जी। बिल्कुल, इस देश के सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य हैं जी। लेकिन इस देश में अगर एक पक्ष दूसरे पक्ष को अनैतिक बताता रहे समग्र तौर पर, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहूं किसी पत्रकार मीडिया के बारे में तो ये अच्छी बात नहीं। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपकी रजनीश जी बोलिए। आपकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी रजनीश जी। पीडीपी के साथ आपका गठबंधन चल नहीं पाया। जो पीडीपी जो कि कई बार अलगाव की बात करती दिखी है, वो कैसे हुआ था वो? आपके सामने है पूरा परिदृश्य। हमने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा था, हमारा टारगेट था, जो टारगेट था वो आप अपने पिछले 5 अगस्त को भलीभूत होते हुए भी देखा होगा कि हम कितने बड़े लक्ष्य को लेकर चल रहे थे, वो भी आपने देखा होगा। तो कई बार बड़े प्रोग्राम में था सौदे समझौते करने पड़ते हैं राजनीति में, रणनीतिक तौर पर। इसी का नाम राजनीति और रणनीति है। मुझे लगता है इसीलिए भाजपा को जनता ने जनादेश दिया था, साथ में लड़े थे चुनाव महाराष्ट्र में, इसीलिए रजनीश जी कह रहे हैं, छिटक गए, वो बाहर हो गए, जो कि देवेंद्र फडणवीस के मुद्दे पर लड़े थे। रजनीश जी इसीलिए कह रहे हैं कि रेफरी जनता को रहने दीजिए, अब वो उसको तय करने दीजिए कि वो आपके साथ जो भी राजनीतिक दलों के एक्ट हैं उस पर जनता क्या सोचती है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात हफीज साहब, नैतिकता की बात अगर हम कांग्रेस के लिए करें तो आपके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपने मसला ही उठाया और उन लोगों के लिए उठाया जो कभी आपकी पार्टी का हिस्सा थे। टिकाऊ बिकाऊ, आप 35 करोड़, तमाम चीज़ें आपने उठाई। लेकिन जब आप ये मसले उठा रहे थे तो आप ये कह के नहीं निकल सकते थे कि ये लोग भरोसेमंद नहीं निकले। भरोसेमंद अगर कोई नहीं है तो उसकी पहचान बहुत पहले होनी चाहिए, और अगर वो भरोसेमंद से गैर भरोसेमंद हो रहा है तो उसका भरोसा कायम रखने के लिए, जैसे किसी संस्थान में एचआर की जिम्मेदारी होती है कि वो एंट्री पॉइंट से लेके एग्ज़िट पॉइंट तक अपने कर्मचारियों से बात करता है, और एग्ज़िट इंटरव्यू जैसी परंपरा भी है कि आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, हमें बता के तो जाइए। राहुल जी ने कितनी रुचि ली, कितनी रुचि पीसीसी मध्य प्रदेश ने ली, आपके लिए भी ये एक बड़ा प्रश्न तो है। आप इसको सिर्फ बीजेपी पर ठोप कर नहीं निकल सकते हैं। देखिए, रजनीश जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी शरद जी कि प्रलोभन हुआ, उसके बाद परीक्षा हुई, अब उसके परिणाम आएंगे। मतलब जब प्रलोभन की बात खुद भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है कि ठीक है भाई प्रलोभन हुआ, अब प्रलोभन हम भी मान लेते हैं दिया गया। जब किसी को प्रलोभन दे दिया जाता है तो हमने ये हर जगह देखा है, संस्थाओं के अंदर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, रिवाइंड कर लेंगे, आपको वापस सुना देंगे, आपने प्रलोभन कहा था। अब छोड़ दीजिए, चलिए उस बात को छोड़ता हूं, मैं आगे आता हूं। मैं छोड़ रहा हूं उस बात को, मेरा समय बहुत कम समय मेरे पास, मैं विनती कर रहा हूं, आपकी बात छोड़ता हूं मैं। अब यहां पर आगे देखिए शरद जी क्या होता है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें तो कभी कभी जो विरोधी जो संस्थाएं हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें भी हमारा एम्प्लॉय चला जाता है जब उसको प्रलोभन दिया जाता है, दूसरी जगह पर बिना बताए चला जाता है। हम सब ने इसको एक्सपीरियंस भी किया और हम सब जानते हैं। यहां पर
और सबसे बड़ी बात यह है, राहुल लोधी जी का इंटरव्यू, शरद जी आपका इंटरव्यू का वो अंशभाग पूरे देश में चला, पूरे देश ने देखा है। यहां तक कि मैं बताता हूं आपको कि तमिलनाडु में तमिल में उसका अनुवाद करके दिखाया गया और केरला के अंदर भी उसका मलयालम का अनुवाद करके दिखाया गया। क्या क्या कहते थे, रातों रात बदल गए पूरे के पूरे चीजें। ये प्रलोभन के बिना संभव नहीं होता है। तो ये प्रलोभन जब दे दिया जाता है तो कोई उदासीनता नहीं होती है, कोई उसकी नाखुशी नहीं होती है जो सोची जाए। लेकिन सबसे बड़ा मुझे गर्व है कि मैं कमलनाथ जी, मेरे अध्यक्ष और मेरे पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अनैतिकता पे चलकर, अनैतिकता के पथ पे चल के अपनी सरकार को बचाने का काम नहीं किया। इस मध्य प्रदेश में नैतिकता किसकी दिखी और अनैतिकता किसकी दिखी, इस जनता ने भी देखी। इस पे बहस करेंगे अभी तो कोई मतलब नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि परिणाम का समय है। अब तो चुनाव हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं। जनता ने कितना इसको माना है, समय पता चल जाएगा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि 75 के आसपास वो फिल्म आई थी शोले, और जिसके 2 किरदार जो थे उनका बड़ा दिलचस्प भोपाल से भी रिश्ता रहा। जगदीप जिन्होंने सूरमा भोपाली किया था, और सलीम जावेद, दोनों के रिश्ते मध्य प्रदेश से और भोपाल से रहे हैं। और उसका वो संवाद नैतिकता का एक मंत्र ना बने, कम से कम राजनीति के लिए और किसी के लिए भी ना बने तो अच्छा है, जिसमें जगदीप साहब ये कहते हैं, जब वो बड़ी बड़ी फेंकते होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि दिन भर बैठे रहते हो यहाँ, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। तो मतलब जिम्मेदार भी हम ही हैं कि नैतिकता की बात हम कर रहे हैं और आप ही कहलवाते हो बड़ी बड़ी बातें कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इतना ही रहेंगे, इतना ही झंडा फहराएंगे, जान दे देंगे। और फिर क्या होता है कि सब विचार बदल जाता है, हम सटक लेते हैं तो आप कहते हो तो गलत तो आप हो, कोट वाले टाई वाले भैया, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, दिन भर बैठ के चैनल पे पकड़ करते हो। भैया ऐसा मत करना, नैतिकता का प्रतिमान सेट करके चलिए, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है सर। अगर ये भरोसा उठ गया तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है और किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए शाश्वत है। और मैं इसको समाज के लिए भी शाश्वत कहूँगा, क्योंकि जो समाज में घट रहा है उसी का आईना राजनीति है, और राजनीति में जो घट रहा है उसी का आईना समाज है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।